हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब देखिए, मादा युग्मकोद्भिद के विकास से पहले हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था गुरु बीजाणु जनन। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टडी किया था? गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु जनन का रिजल्ट क्या मिला हमको मिला 4 गुरु बीजाणु, और 4 गुरु बीजाणु में से 3 जो हैं वो अपहासित या इनएक्टिवेट फॉर्म में, और एक हमको सक्रिय गुरु बीजाणु मिला था। एक्चुअल में ये मैंने आपको इवेंट बताया था कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 जो रेड्यूस होते हैं वो कौन सी साइड में होते हैं? कौन सी साइड में? तो ध्यान में रखें, हमेशा और हमेशा आपको वो कौन सी साइड में मिलेंगे? माइक्रोपाइलर पोल की तरफ मिलेंगे। जो एक्टिव है मैक्सिमम केस में वो आपको कहां मिलता है? एक्टिव मेगा स्पोर जो है वो आपको चैलेजल पोल की तरफ मिलता है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसके आगे की प्रोसेस, कि ये जो एक्टिव मेगा स्पोर है इसी से एम्ब्रियोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने वाला है। तो देखें, मादा युग्मकोद्भिद के विकास में सबसे पहली चीज आप ये समझ लें कि मादा युग्मकोद्भिद जो है उसे ही आप भ्रूण कोश कहते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एक होता है भ्रूण कोश, इंग्लिश में हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक, और दूसरा होता है भ्रूण पोष जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। आवृत बीजी पादपों के अंदर या एंजियोस्पर्म के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण और भ्रूण पोष का निर्माण, दोनों प्रोसेस को आप देखें तो भ्रूण कोश निषेचन या फर्टिलाइजेशन से पहले, और यही भ्रूण कोश निषेचन के बाद में एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें, अनावृत बीजी पादपों की बात करें, तो उनमें भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म का जो निर्माण है वो निषेचन से पहले हो जाता है, जबकि आवृत बीजियों में भ्रूण पोष निषेचन के बाद में बनता है। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर भ्रूण कोश के विकास की या फिर मादा युग्मकोद्भिद के विकास की। देखें कि यहां पर प्रथम कोशिका आपको ध्यान में रखनी है, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। जैसे हमने स्टडी किया था नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका एक लघु बीजाणु या एक परागकण होता है, उसी प्रकार से मादा युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है वो एक अगुणित गुरु बीजाणु होगा। क्या होगा? एक अगुणित गुरु बीजाणु। अगर हम इस प्रकार के डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं जिसमें एक गुरु बीजाणु है और उस एक गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का विकास हो, तो इसे हम एक बीजाणु जो विकास कहते हैं। जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, क्या है? एक बीजाणु जो विकास, या इसे आप इंग्लिश में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो यहां पर 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि जो एम्ब्रियोसेक है वही आपका मादा युग्मकोद्भिद है, प्रथम कोशिका सक्रिय गुरु बीजाणु होंगे, और ये इस प्रकार का विकास आपका जनरली सामान्यतः मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है। मैक्सिमम या अधिकांश आवृत बीजी पादपों में आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस की। तो मैंने यहाँ एरो पर जो है इनसे रिलेटेड थ्योरीज भी लिख रखी है, आप उसको साथ साथ में हिंदी में मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का जो फ्लो चार्ट है इसके साथ में आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के बाद में आपको 4 गुरु बीजाणु मिले थे, जिनमें से 3 निष्क्रिय, 3 इनएक्टिव या रिड्यूस यानी आप कह सकते हैं निष्क्रिय या अपहासित गुरु बीजाणु कौन से पोल की तरफ? माइक्रोपाइलर पोल की तरफ उपस्थित होते हैं। और जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु है ये आपको मिलता है चैलेजल पोल यानी निभागीय सिरे की तरफ। कहां मिलता है? निभागीय सिरे की तरफ। अब ये इनकी जो पोजीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भ्रूणकोश के प्रकार को या डेवलपमेंट के प्रकार को डिटरमाइन करती है। इसके आधार पर जो डिफरेंट टाइप के जो डेवलपमेंट हैं उसकी भी हम आगे बात करेंगे। यहां पर
अभी आपको समझना है कि जनरली या मैक्सिमम केस में जो रिड्यूस्ड मेगास्पोर हैं वो कहां मिलेंगे आपको, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर मिलेंगे, और जो आपका सक्रिय गुरु बीजाणु है वो आपको मिलेगा चैलेजल पोल की तरफ। अब देखिए होता क्या है, तो ये जो 3 है अपहासित, ये क्या हो जाएंगे, परिवर्धन की अवस्था में ये नष्ट हो जाएंगे, बचेगा आपका केवल और केवल एक्टिव मेगास्पोर। ये एक्टिव मेगास्पोर बीजांड काय की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त कर आकार में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो यही स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, गेन न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसेलस। न्यूसेलस का मतलब बीजांड काय, यानी बीजांड काय से पोषण प्राप्त कर जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो अपने आकार में वृद्धि करता है। अब देखिए यहां पर इसका रिजल्ट कि इसने जब पोषण प्राप्त किया तो इसके आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसके केंद्र में आपको क्या दिख रहा है, एक केंद्रक दिख रहा है। अब क्या होता है देखें कि इस केंद्रक में एक माइटोटिक डिवीजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से कितने केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक। मैंने कोशिका विभाजन नहीं कहा, अभी यहां पर केवल और केवल जो है वो कौन सी प्रोसेस हो रही है, केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया हो रही है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं चल रहा है। तो यहां पर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। एक केंद्रक जब विभक्त होगा तो कितने केंद्रक बनाएगा, 2 केंद्रक। ये देखिए एक से यहां पर कितने केंद्रक का निर्माण हो गया, अब ये 2 केंद्रक का, और दोनों केंद्रक जो हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसी स्टेटमेंट को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन इन न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस मूव टुवर्ड द पोल, यानी दोनों जो केंद्रक हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या होंगे, जैसे जैसे ये विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करेंगे बीच में एक वैक्यूल यानी रिक्तिका का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो दोनों जो न्यूक्लियस हैं आपके वो कहां पहुंच गए, ध्रुवों पर पहुंच गए। एक आपका माइक्रोपाइलर पोल की तरफ और दूसरा आपका चैलेजल पोल की तरफ पहुंच गया, नेभागीय सिरे और बीजांड द्वारीय सिरे पर पहुंच गए, सेंटर में आपकी वैक्यूल बन गई। अब क्या होना है, प्रत्येक पोल पर या प्रत्येक ध्रुव पर प्रत्येक सिरे पर जो एक न्यूक्लियस है उसमें लगातार क्रमशः 2 बार, प्रत्येक केंद्रक में लगातार 2 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रकों का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर जो आपका बीजांड द्वारीय सिरा है यहां पर भी आपको 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, जो आपका निभागीय सिरा है यहां पर भी आपको कितने न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, 4 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, और सेंटर में वही आपकी एक लार्ज वैक्यूल। तो इसी को मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है, 2 माइटोटिक डिवीजन एट ईच पोल, यानी प्रत्येक सिरे पर 2 समसूत्री विभाजन से 4-4 केंद्रकों का क्या होता है, निर्माण। अब उसके आगे की बात देखें आप कि यहां पर जो बीजांड द्वारीय सिरा है वहां पर भी आपके 4 न्यूक्लियस हैं, जो निभागीय सिरा है वहां पर भी 4 न्यूक्लियस हैं। दोनों सिरों से एक एक न्यूक्लियस या एक एक केंद्रक केंद्र की ओर गति करता है, और जैसे जैसे ये जो न्यूक्लियस हैं ये केंद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रिक्तिका का आकार क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। अंततः जब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो रिक्तिका डिसअपियर हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो आगे वाली कंडीशन आप देखें कि यहां से एक न्यूक्लियस और यहां से एक न्यूक्लियस, दोनों कहां आएंगे, सेंटर की तरफ गति करेंगे। जब ये सेंटर की तरफ गति करेंगे तो केंद्र में आकर ये किसका निर्माण कर लेते हैं, ध्रुवीय केंद्र का निर्माण कर लेते हैं, पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण कर लेते हैं, यानी इनके चारों ओर एक कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। लेकिन आप देखें कि जो आपका बीजांड द्वारीय सिरा है इसके पास में कितने न्यूक्लियस रह जाएंगे, 3 न्यूक्लियस, क्योंकि एक तो सेंटर में चला गया तो ऊपर कितने रह गए, 3, नीचे से भी एक सेंटर में चला गया तो नीचे कितने रह गए, 3। तो बीजांड द्वारीय सिरे पर जो 3 केंद्रक हैं वो कुछ कोशिका द्रव्य को लेकर अपने चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। तो यानी यहां पर अब हो रहा है कोशिका द्रव्य विभाजन, और जिसकी वजह से यहां पर 3 कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं अंडोपकरण।
क्या कहते हैं, एग एपरेटस या अंड उपकरण कहते हैं। तो बीजांड द्वारी सिरे की ओर यहां पर अंड उपकरण का निर्माण होता है, जिसमें दो आकार में छोटी सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स उपस्थित होती हैं, जबकि एक आकार में बड़ी नाशपति के आकार की अंड कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो दो सिनर्जिड्स और एक सेल यानी दो सहायक कोशिकाएं और एक अंड कोशिका मिलकर अंड उपकरण का क्या कर लेती है, निर्माण। सेंटर में आपको पोलर न्यूक्लियाई या हम इसको कह सकते हैं ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होता है, और जो आपका निभागीय सिरा है, निभागीय सिरे की ओर उपस्थित जो बचे हुए 3 न्यूक्लियस हैं, उनके चारों ओर भी कुछ कोशिका द्रव्य को लेकर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इट मींस जो आपका निभागीय सिरा है, यहां पर भी 3 कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल या फिर हम इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट के अंत में, परिवर्धन के अंत में आपको एक 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना मिलती है, जिसे आप एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद या फिर आप उसे भ्रूणकोश या एम्ब्रियो से कहते हैं, जिसमें 3 कोशिकाएं बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, 3 कोशिकाएं निभागीय सिरे की ओर, टोटल कितनी 6 हो गई। और सेंटर में आपको यहां पर ये एक सेल देखने को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हो गए, 7। और न्यूक्लियस 3 ऊपर है, 3 नीचे हैं और 2 सेंटर में है, तो टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखें, ये थी बात डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट की। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी भ्रूण कोश की संरचना। अब देखिए, भ्रूण कोश की संरचना के बारे में हमने अभी स्टडी किया ही था, कुछ उसके बेसिक जो बातें थी हमने वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के अंदर स्टडी कर ली है। लेकिन फिर भी अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल लेकर चले तो इसमें क्या क्या पॉइंट, सबसे पहली चीज आ जाती है एम्ब्रियो सैक की खोज किसने की। तो भ्रूण कोश की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने पॉलीगोनम पादप के अंदर की। भ्रूण कोश की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने कौन से पादप में, पॉलीगोनम पादप में की। तो डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन पॉलीगोनम प्लांट। और जब पॉलीगोनम पादप में की, इसीलिए हम इस प्रकार के भ्रूणकोश को क्या कहते हैं, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। और इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो लगभग 80% आवर्त बीजियों में पाया जाता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश कौन सा है, तो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। इसको पॉलीगोनम क्यों कहा, क्योंकि स्ट्रासबर्गर ने इसको पॉलीगोनम नामक पादप में खोजा था, है ना। उसके बाद में देखें कि इस प्रकार के भ्रूणकोश का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस प्रकार का होता है। तो यहां पर आपको मिलता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। किस प्रकार का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एक बीजाणुज विकास, यानी इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। यह जो भ्रूणकोश है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है, यानी 7 सेलुलर और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आपको यहां पर भ्रूणकोश में देखने को मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो काफी कुछ चीजें आप पहले से इसके बारे में जानते हैं, मैं वही चीजें आपको बता रहा हूं। लेकिन फर्स्ट आपका जो कंफ्यूजन होगा कि हमने यहां पर ऊपर एंटीपोडल सेल्स बनाई है, लेकिन जब हमने डेवलपमेंट स्टडी किया था तो उस टाइम पर हमने यहां पर क्या बनाया था, हमने यहां पर एग एपरेटस बनाया था। तो आप हमेशा ध्यान रखें, ऊपर और नीचे से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि जो निभागीय सिरा है भ्रूण कोश का, जो निभागीय सिरा, बीजांड काय का जो निभागीय सिरा है, उसकी तरफ आपको हमेशा कौन सी कोशिकाएं मिलेंगी, एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं मिलेंगी। और जो बीजांड द्वारीय सिरा है, इस बीजांड द्वारीय सिरे की ओर आपको हमेशा एग एपरेटस या अंड उपकरण देखने को मिलता है।
तो आप ऊपर और नीचे की बजाय आप ध्यान में रखें बीजांड द्वारीय सिरा और निभागीय सिरा। तो ये हो गया आपका चैलेंजल पोल या फिर निभागीय सिरा, निभागीय ध्रुव, और ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर पोल या बीजांड द्वारीय ध्रुव या बीजांड द्वारीय सिरा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के टाइम पर अंततः आपको एक 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना मिलती है, जिसमें निभागीय सिरे की ओर आपको कितनी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं देखने को मिल रही है, जिन्हें हम कहते हैं एंटीपोडल सेल या फिर आप इन्हें कह सकते हैं प्रतिमुखी कोशिका। अब देखिए प्रतिमुखी कोशिका सारी की सारी तीनों जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं, इनकी प्लॉइडी भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमेशा कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। इनका क्या विशिष्ट कार्य है, तो देखें डीजनरेट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, यानी इन कोशिकाओं का कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ये स्वतः नष्ट हो जाती है या फिर इन्हें न्यूट्रिशन की फॉर्म में, पोषण के रूप में उपयोग में ले लिया जाता है। तो एंटीपोडल सेल का यहां पर कोई विशिष्ट कार्य नहीं है। केंद्र में देखें आप, तो केंद्र में आपको 2 अगुणित पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक मिलेंगे, 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक, और ये कंपोज होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। इसकी प्लॉइडी भी आपको कैसी मिलेगी, तो ये भी आपको हैप्लॉइड ही मिलेंगे। कौन सी कोशिका है, ये भी आपकी हैप्लॉइड सेल है। क्या काम करती हैं पोलर न्यूक्लियाई या जो सेंट्रल सेल है, तो ध्यान में रखें जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो एक नर युग्मक, जो कि आपको पता है कि पॉलन ट्यूब में कितने 2 नर युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक आपका इस द्वितीय कोशिका से, इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, इन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होने वाला है। और जब एक नर युग्मक इन ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में संलयित होकर एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं यहां पर PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये जो पूरा फिनोमिनोन, ये जो पूरा कंसेप्ट, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। अब क्यों कहा ट्रिपल फ्यूजन, 2 पोलर न्यूक्लियाई तो ये रहे और एक केंद्रक किसका, नर युग्मक का, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, 3। तो 3 अगुणित केंद्रक आपस में संलयित होते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। अब देखें आगे की बात कि ये तो चीज मैंने यहां पर कंसेप्ट आपको बता दिया कि ये पार्टिसिपेट इन ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेंगे और पेन का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद में आ जाता है जो आपका बीजांड द्वारीय सिरा है, बीजांड द्वारीय सिरे पर 3 कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह पाया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। और अंड उपकरण में आपको 2 सिनर्जिड्स यानी 2 सहायक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं और एक आपको अंड कोशिका देखने को मिलती है। प्लॉइडी इनकी ध्यान में रखें, ये भी सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं भी अगुणित, अंड कोशिका भी आपको कैसी मिलेगी, अगुणित। तो यहां पर आप देखेंगे जितनी भी कोशिकाएं हैं सारी अगुणित, इसीलिए मैंने कहा यहां पर प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रियो से, यानी भ्रूण कोश की जो गुणिता है, प्लॉइडी है वो कैसी होगी, तो आप ध्यान में रखें भ्रूण कोश की प्लॉइडी जो है वो कैसी मिलेगी, आपको हैप्लॉइड मिलेगी, अगुणित मिलेगी। उसके बाद में देखें अगर हम बात करें एक सेल की, तो इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करती है एक सेल, तो ध्यान में रखें एक सेल जो है वो सत्य निषेचन में भाग लेगी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। सत्य निषेचन किसको कहते हैं, जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ संलयित होकर परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, तो इस निषेचन को हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन यहां पर भी हो रहा था, लेकिन उसे हमने ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं कहा, बिकॉज ऑफ यहां पर एज ए प्रोडक्ट जाइगोट नहीं बन रहा है, और यहां पर जो फ्यूज होने वाले जो 2 संरचनाएं हैं वो दोनों गैमेट नहीं है, मेल गैमेट तो है लेकिन इसे आप फीमेल गैमेट नहीं बताएंगे। लेकिन एक सेल आपका क्या है, मादा युग्मक है, फीमेल गैमेट है, जो एक नर युग्मक के साथ में संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इसलिए आपने इसको क्या कह दिया, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। तो निषेचन कितनी बार हुआ, 2 बार,
एक बार ट्रिपल फ्यूजन की फॉर्म में और दूसरी बार ट्रू फर्टिलाइजेशन की फॉर्म में। इसीलिए आवृत बीजीय पादपों में डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, जो हम फर्दर आगे स्टडी करने वाले हैं। अब यहां पर देखें, ये रही आपके सिनर्जिड्स और सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं किसके लिए? तो सहायक कोशिकाएं उत्तरदायी होती है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिकाओं की रसायनुवर्तन गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। कि जो पराग नलिका वृद्धि कर रही है, उस पराग नलिका को भ्रूण कोश की ओर आकर्षित करने का कार्य किसका होता है? सहायक कोशिका का। तो जो पराग नलिका है वो वृद्धि करती हुई कहां? भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। तो वो किसकी सहायता से करती है? सिनर्जिड्स की सहायता से। तो रसायनुवर्तन गति के लिए उत्तरदायी सिनर्जिड्स है। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जो सहायक कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारे अंगुलीनुमा प्रवर्ध या फिल्लीफॉर्म एपरेटस या तंतु रूपी उपकरण, तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं, है ना। ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध हैं, इन्हें तंतु रूपी उपकरण या तंतु रूपी समुच्चय के नाम से जाना जाता है। और यही जो फिल्लीफॉर्म एपरेटस हैं, ये किसमें सहायता करते हैं? हेल्प इन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका के, पॉलन ट्यूब के सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश या भ्रूण कोश के भीतर की ओर प्रवेश करवाने के लिए उत्तरदायी संरचनाएं कौन सी? फिल्लीफॉर्म एपरेटस, जो किसमें पाई जाती हैं? सहायक कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। तो ये थी बात बिल्कुल सिंपल सी आपकी, एक एम्ब्रियो सेक और एम्ब्रियो सेक के एक एक एलिमेंट और उसके स्ट्रक्चर और उसके प्लॉइडी और उसके फंक्शन से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें यहां पर बता दी। तो इतना आपको ध्यान में होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक। आज का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, यानी हम इसे कह सकते हैं भ्रूण कोश के प्रकार। अब देखिए, जनरली ये जो टॉपिक है वो डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। देखें कि भ्रूणकोश के प्रकार में हम देखें तो भ्रूणकोश को डेवलपमेंट के आधार पर या भ्रूणकोश के निर्माण में कितने गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, उसके आधार पर हम इसे 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से देखें। मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, यानी इसे आप कह सकते हैं एक बीजाणुज भ्रूणकोश आप कह सकते हैं। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक, जिसे आप कह सकते हैं द्विबीजाणुज। और तीसरा आ जाता है आपका टेट्रास्पोरिक, जिसे चतुर्बीजाणुक भ्रूणकोश आप कह सकते हैं। अब सिंपल सा कंसेप्ट, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है आपके लिए। जब किसी एक भ्रूणकोश के परिवर्धन में केवल और केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु भाग लेता है, तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम क्या कहेंगे? एक बीजाणुज भ्रूणकोश। जब किसी भ्रूणकोश का विकास 2 गुरु बीजाणुओं से होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? द्विबीजाणुज। और जब किसी भ्रूणकोश का विकास 4 गुरु बीजाणुओं की सहायता से होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरिक या चतुर्बीजाणुज भ्रूणकोश। तो सिंपल सा है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक डेवलप फ्रॉम दी 1 मेगास्पोर, यानी भ्रूणकोश जो है वो किससे विकसित हो रहा है? केवल एक सक्रिय गुरु बीजाणु से। उसे आपने क्या कह दिया? मोनोस्पोरिक कह दिया। अगर 2 मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके डेवलपमेंट में तो इससे बनने वाले एम्ब्रियो सेक को आपने कह दिया बाइस्पोरिक। और अगर चारों जो गुरु बीजाणु हैं वो मिलकर और एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप उसे क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरिक या चतुर्बीजाणु। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको वो ध्यान में रखनी है कि जो द्विबीजाणुज हैं ये आपका 7 कोशिकीय 8 केंद्र की है, और जो आपका चतुर्बीजाणु का है वो भी आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना है, जैसे कि हमने लास्ट अभी टॉपिक में स्टडी किया है पॉलीगोनम टाइप का। लेकिन मोनोस्पोरिक में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलता है, थोड़ी सी नई चीज देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है।
देखें कि जो मोनोस्पोरिक है, ये मोनोस्पोरिक आपको दो प्रकार के मिलते हैं, एक होता है पॉलीगोनम और दूसरा होता है ओइनोथेरा प्रकार। पॉलीगोनम प्रकार और ओइनोथेरा प्रकार। जो पॉलीगोनम प्रकार है उसके बारे में हमने अभी स्टडी किया है कि स्ट्रॉसबर्गर ने पॉलीगोनम पादप में इसको खोजा था, इसलिए इसको पॉलीगोनम प्रकार नाम दिया। मोस्ट कॉमन, सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणकोश है। इट मींस अधिकांश आवृत बीजियों में आपको इसी प्रकार का देखने को मिलता है। किससे विकसित होता है? तो जो निभागीय सिरे पर जो चैलेजल पोल के ऊपर मेगास्पोर प्रेजेंट होता है उससे विकसित होता है, क्योंकि तीन जो रेड्यूस मेगास्पोर है वो कौन सी तरफ प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोपाइलर पोल की तरफ या बीजांड द्वारीय सिरे की ओर उपस्थित होते हैं। और लास्ट की जो पॉलीगोनम टाइप का है वो भी कैसा होता है? 7 सेल्यूलर और 8 न्यूक्लियर। तो आपको मोनोस्पोरिक में एक तो पॉलीगोनम टाइप का 7 कोशिकीय 8 केंद्र की मिलेगा, बाइस्पोरिक भी आपको 7 कोशिकीय 8 केंद्र की मिलेगा, और जो आपका चतुर्बीजाणुज है वो भी आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की मिलेगा। लेकिन अलग, डिफरेंट कुछ आपको यहां पर ओइनोथेरा टाइप में देखने को मिलेगा। ओइनोथेरा प्रकार है ना, इसे आप हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, ओइनोथेरा प्रकार, और इसे भी हम हिंदी में इसी प्रकार से लिखते हैं पॉलीगोनम प्रकार। ठीक है ना। तो ओइनोथेरा प्रकार में क्या है? देखें, डेवलप फ्रॉम माइक्रोपाइलर मेगास्पोर। पहला पॉइंट यहां पर आ जाता है, बीजांड द्वारीय सिरे पर जो मेगास्पोर या गुरु बीजाणु उपस्थित होता है उससे विकसित होता है ओइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोश। दूसरा, यहां पर केवल इसके अंदर आपको 4 ही न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, जबकि आपको सामान्य पॉलीगोनम प्रकार में, बाइस्पोरिक में और टेट्रास्पोरिक में कितने केंद्रक देखने को मिल रहे थे? 8 न्यूक्लियस, 8 केंद्रक आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि यहां पर आपको कितने? ये 4 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, यानी यहां पर केवल और केवल 4 ही केंद्रक आपको देखने को मिलते हैं। और उनमें से देखें, एक जो न्यूक्लियस है वो होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई, यानी ध्रुवीय केंद्रक, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिक संलयन में भाग लेता है। और 3 जो न्यूक्लियस हैं वो बीजांड द्वारीय सिरे की ओर अंड उपकरण का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे। इट मींस देखो, एक केंद्र में ध्रुवीय केंद्रक हो गया, 3 आपको बीजांड द्वारीय सिरे पर क्या मिल रहे हैं? अंड उपकरण। बचे क्या? तो निभागीय सिरे की ओर जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो इस प्रकार के भ्रूणकोश में अनुपस्थित होती हैं। तो ध्यान में रखें, एंटीपोडल सेल्स आर एब्सेंट इन दी ओइनोथेरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक। ओइनोथेरा प्रकार के भ्रूणकोश में प्रतिमुखी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब इससे क्या, इसका आगे कैलकुलेशन आप निकालिए कि जब पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका आएगी, 2 नर युग्मकों को उसमें मुक्त करेगी, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में फ्यूज होके और जाइगोट का निर्माण कर लेगा और एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। लेकिन वो तो कॉमन सी बात है, वो नॉर्मल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन दूसरा नर युग्मक केवल एक ही पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ता है, जबकि सामान्यतः पॉलीगोनम, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और उसमें तीसरा न्यूक्लियस मेल गैमेट का होता है। तब जाकर वो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है और बाद में उससे जो भ्रूणपोष बनेगा वो भी त्रिगुणित बनेगा। लेकिन यहां पर एक ही ध्रुवीय केंद्रक है और इस एक ध्रुवीय केंद्रक से, एक ही ध्रुवीय केंद्रक से जब एक नर युग्मक फ्यूज होता है, निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है यहां पर, है ना, तो उस कंडीशन में आपको डिप्लॉइड पेन मिलेगा, द्विगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस मिलेगा, द्विगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक मिलेगा, और उससे बनने वाला जो भ्रूणपोष है उसकी प्लॉइडी भी आप ध्यान में रखें डिप्लॉइड होगी। तो एंडोस्पर्म यानी इससे जो भ्रूणपोष बनने वाला है, ये भ्रूणपोष कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा, द्विगुणित बनेगा। तो ये आपकी बात थी यहां पर टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, जिसमें मैंने आपको तीनों टाइप के, जहां से
क्वेश्चन आपके नीट में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो मैंने टॉपिक कवर करके आपको बताया। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनल और ऑइनोथेरा टाइप।